नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ा नया अध्याय। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में समझौते। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। रूस यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी ने भारत को बताया शांति का पक्षधर। ट्रंप की शांति बहाली की कोशिशों का किया समर्थन। मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम के खात्मे पर दिया जोर। अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की कही बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आने वाले 6 महीने में राज्य में होगी एक बहुत गतिमान और प्रगतिशील कानून व्यवस्था। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध। ईडी ने मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से मांगी थी अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे पीएम मोदी वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हुए। पीएम की अमेरिका यात्रा संपन्न, बेहद महत्वपूर्ण। पूरे विश्व की निगाहें टिकी थी इस यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गर्मजोशी के साथ मुलाकात का ये पल रहा। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदारों के रूप में भारत अमेरिका संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। अमेरिका में भारतीयों के अवैध प्रवास पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर बल दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अमेरिका ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा के दूसरी तरफ से पैदा होने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम ने आतंक का पर्याय रहे तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जल्दी ही एक व्यापार समझौते को पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। इससे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में अपने सहयोग को गहरा करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो लक्ष्यों को नया पैमाना और विस्तार देती है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत तटस्थ है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल और सुधीर यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे पर तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण पर सहमति बनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया। तहव्वुर राणा जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सभी भारतवासी चाहते थे कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, हम पर हमला करने वाले
इस मास्टरमाइंड को भारत को सौंपा जाए, क्योंकि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हमारा अपराधी ये अपनी सजा पाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा एपिसोड आज प्रसारित हुआ। ये एपिसोड न्यूट्रिशन पर आधारित था। इस एपिसोड में प्रसिद्ध न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सोनाली सभरवाल, रुजुता दिवेकर और हेमंत सिंह का ने स्वस्थ खानपान की आदतों, नींद और समग्र स्वास्थ्य को लेकर छात्रों के साथ चर्चा की। सभी एक्सपर्ट ने छात्रों को तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर ने छात्रों को बताया कि जैसे एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही आपके खाने में भी विविधता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से तनाव कम किया जा सकता है। जब हम एग्ज़ाम्स के लिए खाते हैं तो जैसे एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे हमारे खाने में भी विविधता आनी चाहिए, क्योंकि विविधता में ही एकता है, ये हम मानते हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही, पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं। तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज़ चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए। वहीं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सोनाली सभरवाल ने छात्रों से कहा कि पढ़ाई के दौरान खाने पीने के लिए कॉफ़ी और दूसरी अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह नेचुरल और हेल्दी खाने की चीज़ें अपनानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसको एकदम नहीं काटना है, उसके बदले आप ग्रीन टी ऐड कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कैफीन रहती है ग्रीन टी में, नहीं तो आपको हेडेक्स होंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होना है तो फिर बीटरूट जूस पीजिए, okay? Because this is a very good substitution to relax you during your examination. Of course, everybody is having this. The brain likes crunch. आप ये सोचिए कि ब्रेन को जब पढ़ाई होती है, ब्रेन को क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इतना चिप्स खाते हैं। अभी यही चीज़ अगर आप मम्मी को बोले इससे बनाएं स्वीट पोटैटो से, तो स्वीट पोटैटो के चिप्स बनाएं घर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट संवाद कार्यक्रम की सराहना की। संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए आज ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसे लेकर पीएम ने अपने संदेश में कहा कि भारत और थाईलैंड के पहलों के फलस्वरूप ये आयोजन किया जा रहा है। Many distinguished institutions and individuals from India, Japan and Thailand are working to make this event possible. Friends, I take this opportunity to remember my friend Mr. Shinzo Abe. In 2015, the idea of Samvad emerged from my conversations with him. Since then, Samvad has traveled across various countries, fostering debate. पीएम ने कहा कि थाईलैंड के साथ भारत के काफी पुराने संबंध हैं। I'm delighted that this edition of Samvad is taking place in Thailand. Thailand has a rich culture, history, and heritage. It stands as a beautiful example of the shared philosophical and spiritual traditions of Asia. India and Thailand share deep cultural ties that span over 2,000 years. The Ramayana and Ramakien connect us. Our shared reverence for Bhagavan Buddha unites us.
उन्होंने कहा कि पहला बौद्ध सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भगवान बुद्ध के आदर्शों के अनुसार एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। Past decade, we have collaborated with many nations to promote the teachings of Bhagwan Buddha. Recently, the fourth Asian Buddhist Summit was held in India under the theme, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य के सभी कमिश्नरेट में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानून लागू करने और नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 6 महीने में हम एक बहुत गतिमान और प्रगतिशील कानून व्यवस्था को लाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज तैयार हुए हैं, उसकी समीक्षा की बैठक ली। नए कानून के हिसाब से हर कोर्ट का डेजिग्नेटेड, डेडिकेटेड, नोटिफाइड क्यूबिकल ये कोर्ट में खड़ा करना है, ये फॉरेंसिक लैब में खड़ा करना है। इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अगले 6 महीने में हम उसको भी शुरू करेंगे, जिसके कारण अपराधी को जो बार बार कोर्ट ले जाना पड़ता है वो बंद हो जाएगा और हम सीधा जो हमारे जेल से उसमें से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस को चला पाएंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर की होगी। बता दें कि रिजर्व बैंक के प्रतिबंध के बाद मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने भारी अनियमितताओं के चलते बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई। यहां तक कि आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। आरबीआई की प्रतिबंध गुरुवार को बैंक का कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए और 6 महीने तक लागू रहेंगे। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय को ईडी द्वारा प्राप्त तथ्य सही लगे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ न्यायालय में मामला चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया गया। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम ने अपने स्वच्छता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे। दिल्ली के महापौर महेश कुमार सहित डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, नेता सदन मुकेश गोयल सहित एमसीडी के तमाम आला अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में सकारात्मक बदलाव हुआ है, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को जरूर होगा। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दिल्ली की जनता ने देश की राजधानी में एक नई सरकार चुनकर बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव न केवल दिल्ली वासियों के लिए बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए भी सकारात्मक होगा। ये बदलाव आपके लिए विशेषकर और चुनौती लेकर आया है। इस बदलाव का पहला असर तब दिखाई देगा जब दिल्ली साफ और सुंदर दिखाई देगी।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राज्य की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने की बात कही है। संबित पात्रा उत्तर पूर्व भाजपा इकाई के प्रभारी हैं। उन्होंने हिंसा प्रभावित राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. I repeat, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर फिर निशाना साधते हुए देश के विरोध में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन का ये बात कही। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2015 में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने फर्स्ट टाइम एमपी गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान उच्चायुक्त कार्यालय में आमंत्रित किया था। खास बात यह थी कि ये सांसद उस समय विदेश मामलों की संसदीय समिति का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनके उद्देश्य पर सवाल उठते हैं। ये यात्रा भारत के पाकिस्तान उच्चायुक्त के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ खासकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ उनके संबंधों को लेकर आधिकारिक विरोध के बावजूद हुई थी। इन चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए सांसद ने 50 से 60 युवा भारतीयों को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने के लिए भेजा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोगोई की शादी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाक्रम एक ब्रिटिश नागरिक से विवाह के तुरंत बाद घटित हुआ, जिसकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि और भी प्रश्न उठाती है। अपनी शादी से पहले उन्होंने एक अमेरिकी सेनेटर के लिए काम किया था, जो पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान में कुछ समय बिताया, जहां वे एक ऐसे संगठन में कार्यरत थी जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि वे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का मुखौटा है। इन घटनाओं का समय सांसद के उभरते राजनीतिक रुख और कार्यों में एक और रहस्य की परत जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बिना ऐसी बैठक क्यों हुई। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि गोगोई ने संसद में सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए और आरोप लगाया कि सांसद की पत्नी के पाकिस्तानी कंपनी से संबंध है, जिससे उनके राजनीतिक रुख और गतिविधियों पर संदेह पैदा होता है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के आवास और शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बारुआ ने कहा कि गोगोई ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और उनसे मामले को तुरंत स्पष्ट करने का आग्रह किया। कांग्रेस एमएलए गौरव गोगोई का वाइफ का अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशन, ये बात सही है। कोई भी असम जैसा एक स्टेट का एमपी का बीबी का आईएसआई से रिलेशन, पाकिस्तान से रिलेशन, ये बहुत ऐसा बात है जो बहुत सेंसिटिव, तो इसलिए कोई भी लोगों का अगेंस्ट में ऐसा एलिगेशन आने से इमीडिएटली पब्लिक सर्वेंट होने से इमीडिएटली उसको क्लियर करना है। मैं यही अपील करूंगा कि गौरव गोगोई जी आके इमीडिएटली वो क्लियर करें। आधुनिक समय में आंकड़ों की भूमिका अहम हो गई है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत की सांख्यिकी प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आंकड़ों के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने इस क्षेत्र में सरकार के नए प्रयासों पर सांख्यिकी सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग से की खास बात। मिनिस्ट्री नया क्या कर रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा को डालेंगे तो उसके खतरे भी हैं और उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। मिनिस्ट्री इसको कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? तो हमारा एक फोकस है कि किस तरह डेटा इस्तेमाल ज़्यादा हो और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए हमने एक ई सांख्यिकी पोर्टल बनाया है जिसमें लोग बाग कोई भी अपना डेटा देख सकता है, विजुअलाइजेशन इम्प्रूव कर सकता है। एआई का इस्तेमाल इस प्रकार कर रहे हैं कि जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे कोई, तो उसको कैसे जो एग्जिस्टिंग डेटा है पब्लिक डोमेन में, उस डेटा से फोकस्ड आंसर्स आ सके।
हम और मंत्रालयों के साथ हम कार्य कर रहे हैं कि किस तरह इंश्योर करें कि डेटा का अच्छी तरह लीवरेजिंग हो और डिसीजन मेकिंग में काम हो। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन ई-कॉमर्स के थ्रू वो क्या है? जो हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डेटा कलेक्शन है थ्रू सर्वेस, और उसके अलावा अब और तरह तरह के डेटा आ गए, जैसे मोबाइल डेटा है, ई-कॉमर्स का डेटा है, स्कैनर डेटा है। तो हमने रिसर्च प्रपोजल्स रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट अनुष्ठान के साथ कि किस तरह जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकें, और हम जो भी डेटा यूज़ करते हैं उसमें इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के जो भी रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसका ध्यान रखते हुए किस प्रकार डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सचिव स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल डेटा सोर्स है और अल्टरनेटिव डेटा सोर्स है, दोनों का उपयोग है और इसी के क्षेत्र में मंत्रालय काम कर रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सिंह। इसी के साथ इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।